हेलो स्टूडेंट्स, देवेंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो क्लास रहेगी इसके अंदर हम करेंगे राज्यसभा की कार्य शक्तियाँ। हमारी जो लास्ट क्लास थी लेसन नंबर 6 की, उसके अंदर हमने एक तो लोकसभा अध्यक्ष जो था उसकी कार्य शक्तियाँ की थी और इसके साथ साथ हमने राज्यसभा का गठन किया था। ये जो लास्ट क्लास थी हमने उसके अंदर ये हमारा टॉपिक रहा था और आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। जिसको भी समझ में नहीं आया वो फिर से एक बार उस वीडियो को वॉच करे, समझे, उसको अपनी कॉपी के अंदर राइट डाउन करे, आपको सब समझ में आ जाएगा। आज हम शुरू करने वाले हैं राज्यसभा की कार्य शक्तियाँ। राज्यसभा की कार्य शक्तियाँ वो शक्तियाँ जो लोकसभा के पास होती हैं। हमने संसद किया था। संसद के अंदर हमने देखा था कि संसद को दो भागों में बांटा गया था। चाहे वो पहला भाग था इसके अंदर लोकसभा और दूसरा इसके अंदर है राज्यसभा। लोकसभा तो कंप्लीट हो गया। देखो, जो शक्तियां हमने लोकसभा के अंदर पढ़ी थी, जो शक्तियां लोकसभा को दी गई थी, वही शक्तियां संसद द्वारा, संविधान द्वारा राज्यसभा को भी दी गई हैं। यानी कि दोनों को समान शक्तियां दी गई हैं, लेकिन हमारे संविधान के अनुसार कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो सिर्फ लोकसभा के पास ही हैं, वो राज्यसभा के पास नहीं है। और कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो सिर्फ राज्यसभा के पास हैं। जो शक्तियां सिर्फ राज्यसभा के पास हैं वो लोकसभा के पास नहीं है। देखो, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो संसद में बांटा गया है। कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो दोनों में ही समान हैं। कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो दोनों में ही समान हैं। आई होप आपको लोकसभा वाला जो टॉपिक था वो सारा क्लियर है, सारा समझ में है आपको, इसलिए आपको राज्यसभा समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले राज्यसभा की शक्तियों के अंदर हम इसके अंदर करेंगे सबसे पहले पॉइंट कौन कौन से। सबसे पहला ध्यान आपका किसके ऊपर होना चाहिए? पॉइंट्स के ऊपर। क्वेश्चन आपको तभी तैयार होएगा जब आपको इसके पॉइंट याद हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर विधायी शक्ति, कानून निर्माण है। दूसरा इसके अंदर आ जाएगा संविधान संशोधन की, यह भी हमने पढ़ा था लोकसभा के अंदर, संविधान संशोधन। तीसरा इसके अंदर आ जाएगा वित्तीय शक्ति, तीसरी इसमें आ जाएगी वित्तीय शक्ति। और चौथी इसके अंदर आ जाएगी कार्यपालिका संबंधी शक्ति, कार्यपालिका संबंधी शक्ति। पांचवी है इसके अंदर विविध, यानी कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं, विविध यानी कि अन्य, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो इन चारों में शामिल नहीं है। वो शक्तियां राज्यसभा के पास हैं और वही शक्तियां किसके पास थी? वही सेम शक्तियां लोकसभा के पास भी थी। दोनों ही सेम है, कुछ फर्क नहीं है। देखो, हमने क्या पढ़ा था? लोकसभा में भी विधायी शक्तियां थी, कानून निर्माण संबंधी शक्ति थी। देखो, कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है, चाहे तो आप लोकसभा में पहले शुरू कर लें या फिर राज्यसभा में पहले शुरू कर लें। दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, इसीलिए दोनों को बराबर शक्तियां दी गई हैं। अगर हम बात करें संविधान संशोधन की, अगर हम बात करें संविधान संशोधन की, देखो, ये जो संविधान संशोधन है हमारे संविधान में परिवर्तन संबंधी है। इस संविधान संशोधन शक्ति के तहत जो प्रस्ताव है, इसके लिए एक दो स्टूडेंट प्रस्ताव तैयार किया जाता है। एक प्रस्ताव यानी कि एक विधेयक तैयार किया जाता है। प्रस्ताव को विधेयक भी बोल सकते हैं, इसे बिल भी बोला जा सकता है। बोलते हैं ना, लाइट वाला बिल भरना है, पानी वाला बिल भरना है, ये समझ लो एक वही उसी प्रकार का बिल है। इस बिल को भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस बिल को भरने के लिए लोकसभा से परमिशन लेनी पड़ेगी, इसके साथ साथ राज्यसभा से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन का मतलब यहाँ पे बहुमत की बात हो रही है। अगर यहाँ बहुमत मिल जाता है, आपको पता है बहुमत कितना लेना होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। जहां कहीं भी बहुमत शब्द आ जाए तो वहां आप आंखें बंद करके 3/4 कर देना। यानी कि लोकसभा से बहुमत कितना चाहिए? 3/4। राज्यसभा से बहुमत कितना चाहिए? 3/4। यदि दोनों सदनों से वो पारित हो गया, यदि इन दोनों सदनों से वो पारित हो गया तो वो प्रस्ताव लागू हो जाएगा।
तो वो प्रस्ताव क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। लेकिन वो प्रस्ताव किसके सिग्नेचर से लागू होएगा, उसके लिए साइन चाहिए। साइन किसके होंगे उसके ऊपर साइन होंगे प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे। यदि वो प्रस्ताव इन दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन से पारित नहीं हुआ बहुमत से, तो वो प्रस्ताव क्या हो जाएगा, वो प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा खारिज हो जाएगा, इसके अलावा ये रद्द हो जाएगा। कैसे भी आप कह सकते हो, खारिज हो, रद्द हो या समाप्त होए, प्रस्ताव तो खत्म हो गया ना। वो ये होता है संविधान संशोधन की शक्ति। नेक्स्ट आता है इसके अंदर तीसरी शक्ति आती है इसके अंदर वित्तीय। हमारी दो कंप्लीट हो चुकी हैं, एक तो विधायी यानी कि कानून निर्माण संबंधी शक्ति, दूसरी थी संविधान संशोधन की, तीसरी आ गई यहाँ पे वित्तीय शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये जो वित्तीय शक्ति है, देखो हमारे संविधान के अनुसार जो वित्तीय शक्ति है उस यानी कि बजट निर्माण संबंधी जो शक्ति है वो लोकसभा को दी गई है, वो लोकसभा को दिया गया है। ये जो शक्ति है वो लोकसभा को दी गई है। लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी भी हैं जो राज्यसभा को भी दी गई हैं। कुछ शक्तियां, लोकसभा के पास तो वित्त संबंधी संपूर्ण शक्ति है, लेकिन राज्यसभा के पास कुछ ही शक्तियां हैं। देखो लोकसभा ने क्या किया, बजट का निर्माण किया, बजट का निर्माण कर दिया। जब लोकसभा ने बजट का निर्माण किया और निर्माण करने के बाद इसने लोकसभा से पारित कर दिया, पारित कितने से होगा, 3/4 बहुमत से। यहाँ से वो पारित होने के बाद वो कहाँ जाएगा, राज्यसभा के अंदर। अब राज्यसभा के पास जो कुछ शक्तियां थी, कुछ का मतलब ऐसी शक्तियां, वो सिर्फ उसमें क्या करेगा, लोकसभा को कुछ संशोधन संबंधी प्रस्ताव देगा, यानी कि बजट में कुछ परिवर्तन करने के लिए कहेगा। अपना सिर्फ वो एक प्रकार से मत रख सकता है, अपना वो एक प्रकार से मत रख सकता है, लेकिन वो आदेश नहीं दे सकता, सिर्फ मत रख सकता है। अब लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्यसभा ने जो मत रखा है, जो प्रस्ताव परिवर्तन संबंधी दिया है, लोकसभा उसे मान भी सकती है, उसे मान भी सकती है और नहीं भी, दोनों काम कर सकती है। या तो उसे मान लेगी या फिर उसको अस्वीकार कर देगी। उस स्थिति में क्या होगा कि जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा के पास जो वित्तीय शक्ति होती है, इसके पास मात्र 14 दिन का समय होता है। मान लीजिए राज्यसभा ने 14 दिन में बजट पारित नहीं किया, राज्यसभा ने 14 दिन में बजट पारित नहीं किया, तो 14 दिन बाद यानी कि 15वें दिन वो बजट अपने आप ही राज्यसभा से पारित हो जाएगा, अपने आप ही ये राज्यसभा से पारित समझा जाएगा। इसीलिए लोकसभा को बजट निर्माण संबंधी संपूर्ण शक्ति प्रदान की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट की, कंफ्यूजन की बात मत रखना। अगर आपको लगता है तो आप इसको दोबारा से रिवाइज करके देखिए, दोबारा से बैक जा करके सुनिए इस वीडियो को, आपको सारा समझ में आ जाएगा। और फिर भी आपको डाउट लगता है तो आपके पास जो बुक है आप उसे एक बार पढ़िए, उसे पढ़ने के बाद आपका डाउट जो है वो सब क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं, अगला हमारा पॉइंट आता है इसके अंदर 4 नंबर जो है वो है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। चौथा पॉइंट कौन सा था हमारा, कार्यपालिका संबंधी शक्ति। ये चौथा पॉइंट है। देखो इसमें क्या था कार्यपालिका के अंदर कि हमारे देश में, आपको पता है हमारे देश में संसदात्मक व्यवस्था है, संसदात्मक व्यवस्था है, सबको पता है, ये संसद कर रहे हैं हम, इसलिए हमारे देश में संसदात्मक व्यवस्था है। और इस संसदात्मक व्यवस्था के अंदर जो मंत्री परिषद होती है ना, ये जो मंत्री परिषद की मैं बात कर रहा हूँ, ये लोकसभा वाली मंत्री परिषद है, ध्यान ध्यान रखना इसका। ये जो मंत्री परिषद है ये वास्तविक रूप से ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और इसके साथ साथ जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो लोकसभा के सदस्यों से किसी भी विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं प्रश्न पूछ सकते हैं या उनकी आलोचना कर सकते हैं। अगर ये सिस्टम राज्यसभा को सौंपा गया है, इसका जो अधिकार दिया गया है, इसका मतलब कि जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो लोकसभा के सदस्यों पर अपना नियंत्रण रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तभी तो लोकसभा के सदस्य नियंत्रण में रहते हैं। अगर राज्यसभा के पास ये शक्ति ना हो तो लोकसभा जो चाहे वो अपनी इच्छा से कानून बना सकती है, जो कानून लागू हैं उसे रद्द कर सकती है, समाप्त कर सकती है। इसीलिए संसद के दूसरे भाग की अगर हम बात करें, जो उच्च सदन निम्न सदन माना जाता है लोकसभा का, कुछ शक्तियां लोकसभा को प्रदान की गई हैं और कुछ राज्यसभा को प्रदान की गई हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो लोकसभा के सदस्य, यानी कि वो मंत्री परिषद को उनके पद से नहीं हटा सकते। उनकी मंत्री परिषद को उनके पद से हटाने का जो अधिकार है वो उस मंत्री परिषद के प्रमुख प्रधानमंत्री के पास होता है। ओके, अब हम चलते हैं आगे। इसका है 5 नंबर पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट आता है इसके अंदर विविध यानी कि अन्य शक्तियां। ऐसी शक्तियां जो ना तो विधायी शक्ति के अंदर शामिल थी, ना ही संविधान संशोधन में, ना ही वित्तीय शक्ति में, ना ही कार्यपालिका के अंदर। जैसे इसमें कौन कौन सी शक्तियां हैं ध्यान में रखना है आपने। सबसे पहले आ जाएगा निर्वाचन संबंधी। हमने लोकसभा में पढ़ा था कि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। उसी तरह राज्यसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ओके, ये तो आ गया इनके निर्वाचन संबंधी। अब बात आती है दूसरे, इन्हें इनके पद से हटाने के लिए या फिर इसे बोला जाता है स्टूडेंट महाभियोग की प्रक्रिया, कि राष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो इन दोनों सदनों से बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है। अब बात हो रही थी यहाँ पे बहुमत की, तो यहाँ पे बहुमत कितना चाहिए दोनों सदनों का? 3/4 बहुमत चाहिए। मान लीजिए अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किसी भी सदन में शुरू कर सकते हैं। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किसी भी दिन किसी भी सदन में प्रारंभ कर सकते हैं, चाहे वो लोकसभा है या फिर राज्यसभा। अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ राज्यसभा में ही शुरू होगी। इसे हटाने का जो प्रस्ताव है पहले राज्यसभा में लाया जाएगा। यदि यहाँ से ये प्रस्ताव 3/4 बहुमत से पारित हो जाता है और यहाँ से पारित होने के बाद वो कहाँ जाएगा? लोकसभा में। यदि लोकसभा ने उसे 3/4 बहुमत से पारित कर दिया तब तो राष्ट्रपति उसके पद से हट जाएगा। यदि लोकसभा ने उसे बहुमत से पारित नहीं किया तो राष्ट्रपति अब पहले की तरह अपने पद पर कार्य करता रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। और एक चीज और आती है इसके अंदर कि मान लीजिए तीसरी चीज क्या है इसके अंदर, अन्य विविध के अंदर आपातकाल। तीसरी शक्ति है इसमें आपातकाल की। देखो अगर हमारे देश में आपातकाल लागू है, मान लीजिए हमारे देश में 1 महीने का आपातकाल लगाया गया है, संकट के समय लगाया जाता है ये आपातकाल, तो 1 महीने से अधिक के लिए आपातकाल लगाना है तो उसके लिए राज्यसभा से बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। यदि राज्यसभा ने बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया तो देश में आपातकाल 1 महीने से अधिक लगाया जा सकता है।
और संकट काल की स्थिति के अंदर मान लीजिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि जो आपातकाल है वो 1 वर्ष या 6 माह का लगाना हो, तो उसके लिए देखो राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों से बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से ही आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ये यहाँ पे होगी इसके 5 पॉइंट। एक इसके अंदर पॉइंट और रह गया 6 नंबर, इसके अंदर आता है विशेष अधिकार। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था स्टूडेंट कि राज्यसभा के पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। अगर आपको ध्यान में मेरी बात आ रही है, मैंने कहा था कि कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो राज्यसभा के तो पास हैं लेकिन लोकसभा के पास नहीं है। अब वो देखते हैं वो शक्तियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहली शक्ति आती है इसके अंदर अनुच्छेद 249 के तहत। अनुच्छेद 249 में क्या कहा गया है कि राज्यसभा के अंदर जो मतदान होता है, जो सदस्य उपस्थित होते हैं, यदि वो सदस्य राज्यसभा में 3/4 बहुमत से, सॉरी यहाँ पे 3/4 नहीं है, यहाँ पे आएगा 2/3 बहुमत से। यदि राज्यसभा के सदस्य 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा राज्य सूची के किसी विषय को पर कानून बनाने का जो अधिकार है, यदि वो लोकसभा को दे सकती है, कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको दे सकती है? लोकसभा को दे सकती है, यानी कि संसद को दे सकती है। आपको पता है कि साधारण जो कानून होते हैं उसकी जो प्रक्रिया है वो ज्यादातर लोकसभा से ही प्रारंभ होती है। और एक चीज और ध्यान में रखना, जो राज्य सूचियां होती हैं, मैंने आपको 3 सूचियां बताई थी, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। अब आपको पता है संघ सूची के विषय हैं तो उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का ही होता है, संसद का होता है। जो राज्य सूची के विषय हैं इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य विधानमंडलों के पास होता है। किसके पास होता है? राज्य विधानमंडलों के पास। यदि राज्यसभा के द्वारा अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा एक बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उस पर कानून बनाने का अधिकार वो किसको दे सकती है? लोकसभा को दे सकती है, संसद को दे सकती है। तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? फिर वो संसद का होगा, लोकसभा का होगा। पहली शक्ति तो थी ये इसके पास विशेष अधिकार जो था। अब इसके अंदर दूसरा विशेष अधिकार आता है अनुच्छेद 312 के तहत। अनुच्छेद 312 के तहत। अब इसमें क्या है? इसमें भी वही सेम प्रक्रिया है। इसमें भी क्या है? वही सेम प्रक्रिया है कि जो राज्यसभा है वो 2/3 बहुमत से, राज्यसभा 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय, ध्यान से सुनना नाम, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित कर सकती है। इसका सेवाएं स्थापित करने का जो अधिकार है वो किसे दे सकती है? इसका जो अधिकार है वह केंद्र सरकार को दे सकती है। केंद्र सरकार मतलब लोकसभा को, लोकसभा मतलब यानी कि संसद को वह इसका अधिकार दे सकती है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं 6 नंबर पॉइंट दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहले था अनुच्छेद 249, इसमें क्या करेगी राज्यसभा 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित करेगी और राज्य सूची का जो विषय होगा इस पर कानून बनाने का अधिकार वो किसको दे देगी? संसद को दे देगी। ठीक है। दूसरी शक्ति क्या थी इसके पास 312 के तहत कि यहाँ भी 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा वह जो नई अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनकी स्थापना का जो अधिकार है वह किसे दे सकती है? वो केंद्र सरकार को दे सकती है। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप सबको समझ में आ गया होगा जो हमने आज टॉपिक किया था, राज्यसभा की कार्य शक्तियाँ। बहुत सिंपल है, एग्जाम के
दृष्टि से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, आपके डाउट को ज़रूर क्लियर किया जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपने इसे अपनी नोटबुक के अंदर ज़रूर राइट डाउन करना है। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। कल की हमारी जो क्लास रहेगी, कल हम डिस्कस करने वाले हैं कार्यपालिका। कल हम क्या डिस्कस करेंगे? कार्यपालिका। आपको पता है कि कार्यपालिका के अंदर इसका मतलब होता है कार्य करने वाले लोग। इसका मतलब क्या आ जाएगा? कार्य करने वाले लोग। कार्यपालिका के अंदर 4 लोग शामिल होते हैं। सबसे पहले आ जाएगा प्रेसिडेंट, दूसरा आ जाएगा वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा आ जाएगा इसमें प्राइम मिनिस्टर, और चौथा आ जाएगा इसमें प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर की मंत्री परिषद। ठीक है, कल हम सिर्फ डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति के ऊपर। प्रेसिडेंट हमारा कल का टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो कल की किसी ने क्लास मिस नहीं करनी है, ध्यान से वॉच करना है, समझना है और अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।